हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 25। आज जो हम करेंगे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड इन इंडिया, यानी भारत परिवहन संचार एवं व्यापार। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चे के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे वो सीबीएसई के हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो। हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। और इसमें हम आज हर एक विषय पे, हर एक बात पे जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है और इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो इन सभी बातों पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनआईएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट ईयर ट्रेड। ट्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिकल, this is important here. The trade is a service which is involved in the activity of buy and selling. Buy and selling of goods and term there is as a trade. Like a transport, communication, banking, etc. Here. There is the most important trade here, transport, communication, banking, etc. It's also a tertiary service and they're important for the infrastructure for the development of economic, including agriculture and industry in the country. There is the most important here, a development of economics. There is a transport here and communication and banking, etc. There is trade. Trade is the most important for the all over country. There is a main of infrastructures and there is the development of economics. Trade may be take place at the various level, local, regional, national and international. Trade has like that, local, regional, national and international. You are also called, there is the types of trade. The types of trade here are local, regional and national and international. The growth of trade depend upon the ability of well-developed market and well-advanced communication system. The growth of trade depend on the accessibility of well-developed market and well-advanced communication system here. And the next here, international trade. International trade is the most important here. It is involved the selling and buying the various commodities at the international level. You know that international trade here are selling and buy. There is a various commodity of international level. And international trades may be a multilateral and bilateral. Multilateral and bilateral. Depending upon the number of parties and involved there, India as a international trade has growing very rapidly after the independence. India has a total international trade in year 1950 to the 51 stood at rupees 1214 crores. There is the most important 1950 to 51 there stood at the rupees 1214 crore. And since then there is a witness is a continue increasing with the occasionally a down twice. Twice there is important during the year 2004-2005 the value of reached at the rupees 8,37,133 crores. There is an important here 8 crore 37,133 crore. The 8 lakh. There is an
is a very important trade here. They are doing their year 2005 to 4. Through the India has a trade relation with all the major trade is bloc and all the geographical region of the world. The major trade is a partner are the USA, Russia, country of West Europe, Japan, and the Oceania. There is important here a partner of this time for the India. All the trades here are dollar term. Dollars is a term. Asia and Asia is accounted for a 47.41% of Indian total export of flowing by the best Europe. The best Europe is 23.80% and America 20.42% during 2004 to 25. And India is important where is the highest from Asia, Oceania is 35.40%. And followed by the best Europe is 22.60%. And America is 8.36 during to the same period. There is import. The export here, there is an important export is a maximum here, Oceania account for the 47.40%. And here import here the maximum for the Oceania is 30.35.40. They're important. Export and import, the Oceania is the most important for the India. The next year export. During the colonial era, the major commodity of our export were either raw material like cotton, jute, leather, spicy, minerals, and food item like beet, tea, coffee, and spices, etc. There is the most important exported here. The cotton, jute, leather, spicy, minerals, and the here food item like wheat, tea, coffee, spice, etc. All the trade was channelized through their Britain. After the independence, has been to the significant change in the item export because of the rapidly industrial development in a country. Now, India is export nearby 7,500 commodities here, and there has been to the appreciable growth in export since 1950 to 51, when it was worth only rupees 607 crore. 607 crore, there is a valuable number here. It has increasing rupees of 3,57,069 crore. That is the most important here. 1950 to 51 there is only 607 crore, but 2004 to 5 there is increasing the large amount there, 3,56,069 crores here. Well, there are year variation, and some of the major commodity was the export has been to increasing over the last few years, and also in a 2004 to 5, including engineering, goods, gems and jewelries, chemical and related product, textile, petroleum product, agriculture, and allied to the product and the oils of minerals. There has been a significant change in the export product since the independence. The large value export is now obtained of manufacture production here. There is the most important here. The next day imports. Import is the most important here. After independence, there has been to the sharp increasing in the value of import in the India. We now have the import about 6,000 commodities. During the pre-independent period, the main item of import were machineries, manufactured goods, textiles, chemical, and medicine, etc. After the independence in the earlier decades, India's export consists mainly food grain because of the partition of country. There is a import only. India is a food grain. India's total value import is a 1950 to 51 was a rupees 581 crore, which has increasing rupees is a 4,81,064 crore from 2004 to 5. And there has been significant increasing in the import during the last 55 years. In the year 2004 to 5, the bulk import as a group counted for about 40% of the total import. This group include to the fertilizer, cares, edible oil, newsprint,
and the petroleum product. But only crude, a petroleum and product have a 71% share among the bulk product import and about a 28 share among the total import. The other principal import consists of the parallels, is precious and semi-precious stone, machineries, project goods, medicinal and pharmaceutical products, and organic and inorganic chemicals, coal, coke, and briquettes, and artificial resin, etc. There is a most important here. There is the consistent import here. The recent trend of the foreign trade of India here. At the time of independence, India as a foreign trade was very limited. India was a main exporter of primary commodities of imported manufactured product and machineries. After independence, there has been rapidly progress in the field of industry and agriculture. The international market has also expanded. The commodities of export and import have shown in a great change in the last decade. India has developed trade relation with the country of Asia, Africa, Oceania of the promotion of their export. Incentives such as providing export create at the lower interest, and by removing restriction and control on the export has helped in the promotion of export. Main stress is given export of value added that accommodates here. We have also adopted a policy of liberalization of import. That is, the liberalization is the most important adopt here in India. An adoption of the new import policy of strengthness of economic of the country. Some commodity which is the help in the is a manufacturing industries can now be imported on easy terms. Here show the most important graph here, the export important here, exports and import. There is the most important here. Their time to accordingly there is increasing on the all export import also. There is the most important graph here, rupees in crore. Their time to time is increasing only, not a decreasing. There is only increasing here. The import is a mostly increasing and export is a lower increasing. In this diagram there is a most important show in graph on the rupees of crore for the exporting and import here. The important here point in this box, there is a notable point here. Note down your notebook. There is the most important point here. During the past two decades of India as a import has shown in the consider a change. India's foreign trade has arisen rapidly from rupees 1,214 crore in 1950-51 and rupees 8,37,133 crore in 2004 to the 5. There is the most important growth here. And there has been a great chance in the foreign trade of India, especially in their commodity and export and import here. That is important. And next year, balance of trade. According to the balance of trade here, difference between value export and import is a term as a balance of trade. When the value export and import of a country is equal, it is a situation of balance foreign trade. If export exceeded their import, it is a favorable, and on the other hand, when to the import are more than export, it is an unfavorable trade here. Unfavorable trade is the balance of trade. At the time of independence, our foreign trade was favorable, but after independence, in the first two decades, the import of India is increasing rapidly due to the import of good grain. 8% of import of country exceed there is export. Thus, our foreign trade has become unfavorable. In a rupees term, there is a trade deficit in a 2005 to 4 was rupees. Their minus is a 1,23,995. It is worth noting that our export and import have been increasing in a volume and value remarkably. But over the past 55 years, our share in a world trade has decreased considerably. It is not even 1% of the world trade here. कहते हैं अगर
व्यापार न किया जाए तो देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल तरमरा सी जाती है। और दूसरे देशों से अगर व्यापार न करे तो अपनी देश में जो है आवश्यक सामानें नहीं आ पाएगी। इसलिए ट्रेड व्यापार जो है कई मायने में हर एक देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो है सामानों का आदान प्रदान के साथ जो है संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। और देखा जाए तो कोई भी देश जो है एक दूसरे को देख के ही आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए सख्त माध्यम जो है ट्रेडिंग सिस्टम ही है। तो ट्रेड एक ऐसा संसाधन है, ऐसा रूल बन गई है जिससे कि कोई भी देश जो है ग्रोथ करता है, क्योंकि कहते हैं खुद ही उपजाना और खुद ही उसको खा लेना कभी भी जो है तरक्की का निशानी नहीं है। अगर अपने देश में अगर आप उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हो तो खुद ही खा लेना सही सक्षम नहीं होता है। दूसरे देशों में अगर हम उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, लाते और ले जाते हैं, तो उस देश की जो है विशेषता भी बनती है और उनकी जो है मांगे भी बढ़ती है और साथ में उस देश की जो है काफ़ी कदर भी होता है। तो ट्रेड जो होती है हर एक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कई कई देशों में तो इतनी जो है मेडिकल की जो सिस्टम है इंक्रीज हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, और किसी किसी देश में जो है बिल्कुल ही एडवांस नहीं है। तो इसीलिए जो है एक दूसरे के साथ साझा करना और एक दूसरे को जो है शेयर करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यही बात यहाँ व्यापार के अंतर्गत आता है कि व्यापार जो है किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए व्यापार के विषय में और विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करें कि आखिर व्यापार होती क्या है और व्यापार का क्या फ़ायदा है। कहते हैं व्यापार संबंध उस प्रक्रिया से है जिससे व्यक्तियों का लेन देन होता है। जर्नल सी बात है, व्यापार से जो होता है लेन देन की प्रक्रिया होती है। चाहे परिवहन, संचार, बैंक प्रणाली की तरह व्यापार भी तृतीय श्रेणी क्रियाएं हैं। देखिए आप सोचिएगा कि तृतीय श्रेणी प्रक्रिया आखिर हम परिवहन, संचार और बैंक प्रणाली के साथ साथ व्यापार को भी क्यों कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं जो उत्पादन सेक्टर होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर आता है, यानी प्राथमिक श्रेणी में आती है। और द्वितीय श्रेणी में क्या आती है, द्वितीय श्रेणी में जो कच्ची रॉ मटेरियल्स होता है उसको थोड़ा पका हुआ बना देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर देखा जाए तो अगर गन्ना जो है अगर प्राइमरी है, तो अगर गुड़ देखा जाए तो सेकेंडरी उत्पाद में आ जाता है, चीनी भी सेकेंडरी में आ जाता है, और जो बेचते हैं वो तृतीय श्रेणी में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर मीन्स प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो इसमें आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए। इस देश की अर्थव्यवस्था के जो है विकास में आधारभूत संसाधन माना जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी देश के जो है अगर विकास की बात करें तो उसके अर्थव्यवस्था के लिए जो है व्यापार बहुत महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में है। जिस देश में अगर व्यापार की व्यवस्था नहीं है, जिस देश में संसाधन नहीं है, वो विकसित देश कभी नहीं कहलाएगा। शायद आप कोल्ड वॉर से जो है बखूबी अवगत होंगे। कहते हैं एक दौर थी 1945 से लेकर 91 तक कोल्ड वॉर की जो समस्या चली, जो दो विश्व थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन, तो दोनों में जो है शीत युद्ध इन्हीं कारणों से हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो अमेरिका ने सारे संसाधन अपने अंडर कर लिया, जिसकी वजह से वो पावरफुल कंट्री बन गई। और उससे पहले तो आपको पता ही है कि उससे पहले ब्रिटेन सबसे अधिक पावरफुल था, क्योंकि सभी देशों पर जो है अंग्रेज़ों का राज होती थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो बिल्कुल तरमरा सी गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तरपड़ा क्यों गई? क्योंकि उससे व्यापार नहीं हुआ। अब व्यापार के लिए सबसे अधिक अमेरिका आगे आ गया और सोवियत यूनियन या रसिया, फ्रांस आ गया। और यूएसएसआर की बात करें तो उसमें एक कंट्री नहीं थी, 15 जो है कंट्री थी। 15 कंट्री मिल के जो है यूएसएसआर बनाया था और अमेरिका अकेला इधर खड़ा था। कहते हैं कोल्ड वॉर की स्थिति अनभिक्त नहीं है। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा इसके विषय में। तो कहते हैं इन्हीं कारणों से व्यापार का भी उत्पन्न होती है। व्यापार भी किसी भी देश को जो है आर्थिक तौर पे मजबूत बना देती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी देश की जो है उसकी विकास को जो है डॉलर से नापी जाती है। और आपको तो पता ही है कि भारत के रुपीस जो डॉलर के मुकाबले बहुत कमज़ोर है, 60 से 66 भी हो जाता है, 70 भी हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि भारत की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कितनी अभी कमज़ोर है। बेशकली देखा जाए तो लोग ये कहते हैं कि बहुत मजबूत है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है।
ठीक है। और देश को जो है और आगे बढ़ाने के लिए हर एक नागरिक का महत्व की आवश्यकता है। जब तक हर एक नागरिक इसमें प्रयत्नशील नहीं होगा तब तक जो है हमारा और देश का अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगा। कहते हैं कोई सरकार के भरोसे बैठ जाने से कभी भी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ता है। जब तक हम लोग अच्छे मेहनत नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे। और ये सब बनेगा कब? जब हम अच्छे स्टडी करेंगे, जब पढ़ाई लिखाई अच्छा होगा तो समझ भी अच्छी होगी, और समझ अच्छी होगी तो हम सब कुछ टेक्नोलॉजी को भी अच्छे से समझ सकेंगे, और टेक्नोलॉजी को जब समझ लेंगे तो बेशकली जो है हमारा भारत सबसे नंबर 1 आ जाएगा। तो यही बात, अगर आप देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो इनकी अर्थव्यवस्था के विकास में जो है संसाधनों का उपयोग बखूबी करने की आवश्यकता है। व्यापार कई स्तरों पर संपन्न किए जा सकते हैं, चाहे वह स्थानीय हो, क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय। देखिए व्यापार कई प्रकार के होते हैं। एक तो स्थानीय होते हैं, अपने पड़ोसियों से लेन देन करते हो। क्षेत्रीय, एक राज्य से कर लेते हो आपस में। एक राष्ट्रीय, ठीक है। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, जो पूरे विश्व के लिए होता है। तभी तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाई गई है, विश्व व्यापार संगठन इसलिए बनाई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार हो रही है उसमें जो है कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। व्यापार की उन्नति और वृद्धि विकसित विपणन व्यवस्था और सुविधा पूर्वक पहुंचाने के साथ साथ सुव्यवस्थित संचार व्यवस्था पर भी निर्भर करती है। तो व्यापार जो है उन्नत वृद्धि के विकसित के साथ साथ जो है हमें सुव्यवस्थित संचार व्यवस्था पर भी निर्भर करता है कि हमारा संचार व्यवस्था कैसे है। चलिए आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो आप समझ गए होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भी हो सकता है, यदि दो राष्ट्र या दो से अधिक राष्ट्र निर्दिष्ट वस्तु या सेवाओं को जो है वैश्विक लेन देन में सम्मिलित इसमें होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। कहते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 51 में 1214 करोड़ रुपया में हुआ था। यानी भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है 1214 हुआ। और देखा जाए 1950 से 51 के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही नीचे थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि भारत उसी समय आसपास ही आज़ाद हुआ था, और आज़ादी के पास हमें पूरी तरह संसाधन नहीं मिली, हमें कम संसाधन मिली। और उस समय जो है भारत का जो है 1214 होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात को यह इशारा कर रहा है। भारत विश्व के सभी प्रमुख व्यापारिक समुदाय से सभी भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध है। भारत का व्यापारिक संबंध देखा जाए तो बहुत ही सुंदर बनी हुई है पूरे विश्व में। परंतु भारत के प्रमुख व्यापार सहभागी देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, पश्चिमी यूरोप के देश, जापान, आसियान के देश आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण देश है जिस देश में ये सब हो रही है। कहते हैं वर्ष 2004 से 5 में संकलन निर्यात का जो है 47-41% भाग एशिया और आसियान देशों से के हुआ। तो समझ सकते हो कि एशिया और जो एशिनिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है निर्यात करने के लिए। उसके बाद पश्चिमी यूरोप के देश को 23.80%, अमेरिका को 20.42% निर्यात की गई। ठीक है, यानी इतने प्रतिशत जो है निर्यात की गई देशों को। अब भारत में आयात हुई 2004 से 2005 में सबसे अधिक एशिया एवं एशिनिया से ही हुआ। कहते हैं हम देते भी उनको अधिक है और लेते भी उनसे अधिक है। तो 35.40% हो गई। और इसके बाद पश्चिम यूरोप से 22.60% और अमेरिका से 8.36% हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। उसके पश्चात आता है निर्यात। देखिए निर्यात क्या होती है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत ने निर्यात होने वाली वस्तुओं में अधिकांश कच्चे माल के रूप में थे, जैसे कपास भेजी जाती थी, पटसन, चमड़ा, खाले, खनिज, खाद्यान्न वस्तु जैसे गेहूं, चाय, कहाव, गरम मसाला इत्यादि हुआ करता था। कहते संपूर्ण विदेशी व्यापार ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही होता था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश जो थी काफ़ी पावरफुल थी। स्वतंत्रता के पश्चात निर्यात की वस्तुओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, और इसके पीछे प्रमुख कारण भारत में तेजी से औद्योगिक विकास था। और अब करीब 7500 वस्तुएं निर्यात करता है। भारत जो है 7500 वस्तुओं को निर्यात करता है, और निर्यात में प्रगति में अद्भुत हुई है। वर्ष 1950 से 51 में निर्यात से अर्जित आमदनी मात्र 607 करोड़ थी, लेकिन 2004 से 5 में बढ़ के
3,56,68,00,000 रुपया का हो गया। तो आप समझ सकते हो कि निर्यात में अर्जित बहुत आमदनी थी भारत के लिए अब हुई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। निर्यात में साल दर साल उतार चढ़ाव की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। फिर भी निर्यात की कुछ वस्तु प्रमुख वस्तु जिसके निर्यात पिछले कुछ वर्षों में 2004 से 5 में मिलाकर बढ़ता जा रहा है। इसमें इंजीनियरिंग के सामान, कीमती पत्थर एवं आभूषण, रासायनिक एवं उससे संबंधित पदार्थ, सूती कपड़े, पेट्रोलियम पदार्थ, कृषि एवं उसके विभिन्न उत्पाद, खनिज एवं खनिज अयस्क इत्यादि प्रमुख थे। स्वतंत्रता के पश्चात वर्षों में निर्यात की वस्तु में लगातार परिवर्तन होते रहे हैं और कच्चे माल की निर्यात के स्थान पर तैयार किए गए पदार्थों का निर्यात ज़्यादा होने लगा है। इससे अधिक लाभ ही मिला है। तो भारत को देखा जाए तो इससे काफ़ी लाभ मिला है। उसके पश्चात है आयात। देखिए आयात कितना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आयातित पदार्थों के मूल्य में लगातार वृद्धि होती रही है और आज भारत में 6,000 प्रकार की वस्तुओं का आयात हो रही है। स्वतंत्रता से पूर्व समय में आयात के मुख्य सामानों में विभिन्न प्रकार की मशीन, उसके कलपुर्जे, आधुनिक उत्पादन में निर्मित वस्तुएं, रसायन, दवाई इत्यादि शामिल थी। स्वतंत्रता के बाद आयात में सर्वप्रमुख खाद्यान्न वस्तु हुआ करती थी। उसके बाद कुछ वर्षों में आयात के प्रकार वस्तु में विभिन्नता देखने को मिली। कहते हैं भारत में वर्ष 1950-51 में देखा जाए 581 करोड़ रुपया मूल्य के बराबर वस्तुओं का आयात हुआ और आयात उच्चतर बढ़कर 2004-2005 में 4,81,064 करोड़ रुपये के बराबर पहुंच गया और इस प्रकार पिछले 55 वर्षों में अद्भुत देखा गया वृद्धि दर्ज की गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। वर्ष 2004 से 5 में समूह में किया गया आयात कुल आयात का देखा जाए तो 40% था और इस समूह में शामिल वस्तु में रासायनिक उर्वरक, खाद्यान्न, खाद्य तेल, अखबार, कागज एवं पेट्रोलियम पदार्थ सम्मिलित था। पर इस समूह में से 71% हिस्सा पेट्रोलियम का ही था। तो आप समझ सकते हो कि भारत में पेट्रोलियम की कितनी किल्लत है, इसलिए 71% हिस्सा पेट्रोलियम का किया गया और कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादों को ही थे। दूसरे शब्द में कुल आयात का 28% भाग केवल पेट्रोल पदार्थों का था। अब देखिए 28% हम यहाँ पर आयात करते हैं सिर्फ पेट्रोलियम ही। तो आप समझ सकते हो कि पेट्रोलियम की भारत में कितनी किल्लत है और इसके लिए वैज्ञानिक सूत्र के रूप में हमने पढ़ा भी है कि हम आज बिजली से चलाने वाले जितने भी कार मशीन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जो आयात 71% है भविष्य में इसको हम कम भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। आयात की अन्य वस्तुओं में उपभोग के लिए उद्योग के लिए आवश्यक कलपुर्जे हो गया, मशीनरी, परियोजना संबंधी उपकरण, लोह धातुएं, फार्मास्यूटिकल्स पदार्थ, दवाइयाँ, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन पदार्थ, कोयला, कोक, मोती, कीमती एवं कम कीमत वाले पत्थर इत्यादि। देखिए ये सारी चीज़ें भारत में भी विकसित की जा सकती है। जब भारत में विकसित की जा सकती है तो हमें दूर की क्या ज़रूरत है, क्योंकि भारत में सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों की एजुकेशन। कहते हैं बच्चों की एजुकेशन आज के समय में ऐसा हो गया है मानो आज एजुकेशन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। ये बात शायद सरकार समझे चाहे ना समझे, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि आज जो समय है बच्चों की एजुकेशन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और आज की एजुकेशन सरकार कहते हैं जिसको आगे बढ़ाना चाहिए उसको घटा रही है। आज देखा जाए तो किताबों की रेट बढ़ती चली जा रही है, जो आम गरीब हैं वो नहीं पहुँच पा रहे हैं और आए दिन सरकार के रूल रेगुलेशन से आम गरीब बच्चों को कहते हैं किताबों से 100 किलोमीटर दूर कर दिया है। कहते हैं आज इतने रूल रेगुलेशन बदल गए हैं जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इवन कि जो गरीबों के बच्चों के लिए एडमिशन की सिस्टम थी उसमें भी फेरबदल कर दिया गया। अब तो कहते हैं आपने देखा भी होगा कई क्षेत्र में सिर्फ 1 किलोमीटर वाले बच्चों को लेते हैं। मान लीजिए अगर 2-3 किलोमीटर के बाहर गरीब बंदे बस्ती बसी हुई है तो इसका मतलब गरीबों का तो चांस भी नहीं आएगा। जो सेक्टरों में किराया पर रह रहे हैं और जो झूठे बना रखे आधार कार्ड सब, उनको तो सबसे पहले ले लिया जाएगा। तो सरकार को इन सब चीज़ों में मंथन करने की आवश्यकता है। अगर भारत में अगर देखा जाए अगर वृद्धि करना है, सिस्टमों में वृद्धि करना है तो गरीब बच्चों को भी आगे लेके आना है। कहते हैं सिर्फ कागजी बातों से नहीं होता कि भारत में हम गरीबों के लिए छूट दे रहे हैं। आप गरीबों के लिए कुछ छूट नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपना इलेक्शन में अपना टिकट बुक कर रहे हो।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत की विकास चाहिए तो बच्चों को जो है अच्छे शिक्षा देने की आवश्यकता है। जब तक बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा, भारत जो है कभी भी अच्छा नहीं बन सकेगा। और भारत को अच्छे बनाने में हर एक व्यक्ति की महत्वपूर्ण योगदान है, तभी जो है हम इन चीज़ों पर जो है काबू पा सकते हैं, क्योंकि बच्चे ही भविष्य होते हैं और भारत के भविष्य बच्चों में ही है। तो सरकार को इन बातों पर मंथन करना चाहिए। जो रूल रेगुलेशन बने हैं उसमें पुण्य विचार करने की आवश्यकता है। भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान प्रवृत्तियां, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान प्रवृत्तियां कैसी है। स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार बहुत ही सीमित था और भारत प्राथमिक वस्तु उत्पादों का निर्यात देश था। कहते मशीनरी तैयार एवं निर्मित माल का जो आयात करता था उस समय सिर्फ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उद्योग और कृषि क्षेत्रों में तीव्रता से प्रगति हुई। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय विपणन में भी जो है विकास का प्रसार हुआ। पिछले दशक में आयात निर्यात की वस्तुओं में भी बहुत ही बदलाव आया और भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात की वृद्धि के लिए एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया के देशों में संबंध बढ़ाए। तो भारत ने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण निर्यात के लिए जो है संबंधों को बढ़ाया, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, ओशिनिया के देश हो, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है संबंध बने। भारत की ओर से निर्यात के प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम भी उठाए गए। इसमें से एक जो है महत्वपूर्ण निर्णय कम ब्याज पर निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध कराना था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके साथ साथ निर्यात पर लगाई गई पाबंदी पर नियंत्रण में कुछ ढील देना भी रहा। अधिक महत्व और निर्यात के प्रोत्साहन उन्हीं वस्तुओं को दिया जा रहा था जिन्हें अधिक मूल्य प्राप्त होता हो। भारत में नई आयात नीति भी अपनाई गई और आयात की नई नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत हुई। ऐसी आवश्यक वस्तुओं को जो है आसान शर्तों पर आयात किया जा सकता था, जिसके उपयोग जो है निर्माण उद्योगों में हुआ करता था। इसी बात को अगर हम ग्राफिकल रूप में देखें तो भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान प्रवृत्तियां देखिए कैसे दिखाई गई है। भारत का विदेशी व्यापार में करोड़ रुपया में यहाँ दर्शाया गया है और समय काल भी दिखाई गई है। ये है 1997 से 98 के बीच से लेकर 2006 तक को यहाँ दर्शाया गया है और ये प्राथमिक है। तो आप देख सकते हो कि निर्यात जो है कम है और आयात अधिक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ग्राफ को दर्शा रहा है यहाँ पर, और ये आपको क्लियर करने के लिए पर्याप्त है कि हमारे देश में क्या इफेक्ट पड़ रहा है आयात और निर्यात से और कैसे हमारा देश जो है डेवलपमेंट हो सकेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है ग्राफ में दर्शाया गया है और ये बिल्कुल साफ कर देता है आपके सोच को कि कैसे जो है आयात निर्यात हमारे देश में उतार चढ़ावों के सीढ़ियों के साथ एक इक्वल ले पकड़ रखा है। बेशक इसमें देखा जाए तो आयात में थोड़ा वृद्धि देखने को मिला है, पर निर्यात में कमी आई है। तो सारी बातें महत्वपूर्णता की ओर दर्शाता है। यदि इम्पोर्टेंट बात की तरफ हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिसको आपको अपने कॉपी में नोट भी कर लेना चाहिए। जो समझदार बच्चे होंगे जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर इन बातों की तरफ हम ध्यान दें तो कहते हैं पिछले 2 दशकों में भारत के आयात में भारी बदलाव देखने को मिला है और भारत का विदेशी व्यापार वर्ष 1950-51 में 1214 करोड़ रुपया से बढ़कर 2005 से 6 में जो है 8,37,133 करोड़ रुपया में पहुंच गया है। और भारत के विदेशी व्यापार में भारी परिवर्तन आए हैं, खासकर उन वस्तुओं के आयात निर्यात में जिन्हें अब भारत जो है करता आया है। तो कहते हैं सभी चीज़ों में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है और ये बहुत भारत के भविष्य के लिए भी ज़रूरी है। उसके पश्चात आता है व्यापार संतुलन। देखिए एक बैलेंस ट्रेड दिस इज इम्पोर्टेंट। कहते हैं अगर व्यापार संतुलन की हम बात करें तो आयात निर्यात के मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी हम देश में कितने ला रहे हैं और कितने दे रहे हैं, इसमें संतुलन हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। मान लीजिए जितने सामान हम भेज रहे हैं उतना ही हम ला रहे हैं, तो इसका मतलब बैलेंस है। लेकिन हम वहाँ से सामान अधिक खरीद रहे हैं और अपने सामान कम भेज रहे हैं, तो ये अनबैलेंस है और देश की ग्रोथ के लिए कभी भी सही नहीं है। अगर हम दूसरे देशों से अपने देशों में सामानों को ला रहे हैं तो इसका मतलब हम गरीब होते चले जा रहे हैं और अपना सामान हम दूसरे देशों में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी मजबूत होती चली जा रही है। तो यही बात सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि जितना हो सके अपनी सामान जो है विदेशों में सप्लाई करने की आवश्यकता है और जितना हम सप्लाई करेंगे उतने डॉलर आएंगे और जितने डॉलर आएंगे उतने अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होगा। तो यही बात यहाँ दर्शा रहा है कि
अब व्यापार संतुलन के अंतर्गत कि आयात निर्यात के मूल्य के बीच के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यदि किसी देश के आयात और निर्यात के मूल्य में कोई अंतर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस देश के जो है लिए संतुलन विदेशी व्यापार कहलाता है। यानी देखा जाए कि आयात निर्यात मूल्य में कोई अंतर नहीं, दोनों इक्वल है, तो ये जो है संतुलित विदेशी व्यापार कहलाता है। तो आप समझ गए वो संतुलित व्यापार क्या होती है। यदि आयात की तुलना में निर्यात ज़्यादा हो तो अनुकूल संतुलन तथा यदि आयात की तुलना में निर्यात कम हो तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। तो वही बात आता है कि अगर किसी देश में अगर आप सामान को भेजते हो तो ये कहते हैं अच्छी है, यानी अनुकूल है। लेकिन प्रतिकूल कब हो जाएगा? जब दूसरे देशों से आप सामान को लेके आते हो, यानी आयात करते हो। आयात की तुलना में जो है निर्यात कम हो तो ये प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। इसलिए जितना हो सके हमें जो है अनुकूल परिस्थिति ही करना है, यानी जितना हो सके हमें दूसरे देशों में सामानों को भेजना है। अगर दूसरे देशों में हम सामानों को भेजते हैं तो अनुकूल परिस्थिति कहलाएगा। लेकिन अगर प्रतिकूल है तो समझिए कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी बदलाव लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय भारत में विदेशी व्यापार की स्थिति अनुकूल थी, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 दशक में खाद्यान्न के बढ़ते आयात से व्यापार के संतुलन जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वर्तमान में देश में आयात निर्यात से ज़्यादा है, यानी आयात से निर्यात ज़्यादा है। अतः हमारा विदेशी व्यापार जो है संतुलन प्रतिकूल है। यानी 2004 से 5 में व्यापार में कमी, यानी माइनस में, देखिए माइनस को दर्शा रहा है, यानी हमारे लिए बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर दिया 2004 से 5 में। लेकिन स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय भारत में बिल्कुल ही अनुकूल परिस्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे जो है प्रतिकूल बढ़ती चली गई। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें माइनस में आ गई, इसमें 12,000 कहते 1,45,995 करोड़ रुपये की है। यदि हम ध्यान देकर देखें तो हमारे निर्यात आयात की मात्राओं मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। पिछले 55 वर्षों में विश्व व्यापार में हमारी भागीदारी में भारी गिरावट आई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए पिछले 55 वर्षों में व्यापार में हमारी भागीदारी में भारी गिरावट आई है और यह विश्व कुल व्यापार का 1% से भी कम है। कहते हैं दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें हमने ट्रेड के विषय में हर एक पहलू पर, हर एक चीज़ों पर जो है बखूबी ध्यान दिया। चाहे आपने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, चाहे आपने जनसंचार के बारे में देखा जाए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने विचार किया, चाहे जल हो, वायु हो या स्थल हो, हमने हर एक बात पे जो है विस्तार पूर्वक जाना, समझा। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही ज़रूरी भी था। ठीक है, अगर आपको ये सारी बातें अच्छी लगी, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सोचिएगा कि अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो देखिए, समझिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप त्रिपान स्टडी सेंटर को हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। अगर दोस्तों पहली बार देख रहे थे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जब समझ में आ रहा होगा तो सभी को समझ में आएगा। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता होगी, और सब्सक्राइब करिएगा तो हर एक वीडियो आपको बखूबी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपको होम पेज मिल जाएगा जहां पर सारे वीडियो जो है बनी हुई है। वहां पर आपको वीडियो भी दिख रही होगी और प्लेलिस्ट भी। प्लेलिस्ट में अगर जाइएगा तो आपको वहां पर सिलेबस के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत, क्लास के अंतर्गत वीडियो सारे मिल जाएंगे, जो आपके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ठीक है, और जितना हो सके अगर आपको कुछ लगता है गलत है, कुछ इसमें खामियां हैं, कुछ बदलाव की आवश्यकता है, ठीक है, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो वो चीज़ें ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे जो होता है विकास होता है किसी का भी।